अगर एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, सब कुछ बंद करके इस वीडियो को लेके पूरा बैठ जाना। मैं जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आज आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई बोर्ड 2012 में इन्होंने एसएमई आईपीओ की शुरुआत करी। 9 करोड़ पे धीरू भाई अंबानी रेवेन्यू पे लिस्टिंग पे नहीं जाते उस समय, तो आज वो रिलायंस नहीं होते। 27 करोड़ के रेवेन्यू पे नारायण मूर्ति लिस्टिंग पे नहीं जाते, तो आज वो इन्फोसिस नहीं होते। इंसुलेशन एनर्जी, इसका इशू प्राइस 38 रुपए था और आप देख रहे हैं 3144 हो गया है, तो यानी कि 100 गुना ग्रोथ लिया 2 साल में। बॉन्डाडा इंजीनियरिंग, इसका इशू प्राइस था 75 रुपया, आज देख रहे हैं करंट प्राइस 28 हो गया। 37 गुना इसने ग्रो किया 1 साल से कम समय में। कई बार लोग सोचते हैं पहले परफॉर्म कर लूं फिर लिस्टिंग पर जाऊं, दूसरा है लिस्टिंग पर जा करके परफॉर्म करूं, क्या चूज करना ठीक है। छोटा व्यापारी अभी भी लिस्टिंग से घबराता है, तो आप उस छोटे व्यापारी की घबराहट को दूर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एसएमई लिस्टिंग में क्यों जाए वो? भाइयों, बड़ा तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन छोटों के लिए कोई नहीं सोचता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। वेलकम टू द विवेक बिंद्रा शो। आज मेरे सामने जो हैं, कौन है मालूम? छोटे व्यापार के बड़े मददगार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं एसएमई लिस्टिंग के जन्मदाता श्री अजय ठाकुर जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। पहले सर मैं इन सबको बता देता हूँ कि इस सेशन में बहुत गहराई होने वाली है। अगर एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, कुछ भी छोड़ देना, सब कुछ बंद करके इस वीडियो को लेके पूरा बैठ जाना। मैं जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आज आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। आइडिया बिहाइंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई बोर्ड 2012 में इन्होंने एसएमई आईपीओ की शुरुआत करी। आपने जो किया वो किसी इनोवेशन से कम नहीं है। पहली बार वैक्सीन के बारे में सोचना डिफिकल्ट था, एक बार बन गया, बहुत सारी कंपनी ने बना दिया। पहली बार बिजली बनाना, पहली बार इंटरनेट लेके आना, पहली बार टेलीफोन लाना, पहली बार हवाई जहाज बनाना, पहली बार बल्ब बनाना मुश्किल था, अब बन गया तो कई फैक्ट्रियां बन गई। तो आपको भी कई मुश्किलें आई होंगी जो काम आपने पहली बार किया। ये मैं जानता हूँ आपने कितना सहा होगा उस समय, क्या सैक्रिफाइस किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। जब कोई बात चीज़ पहली बार की जाए और उससे पहले का रेफरेंस पॉइंट महा फेलियर का रहा 1988 का, और आपने 2010-12 में जिस तरह चालू किया, तो मेरे लिए आप एक एसएमई के सुपर हीरो हैं। मेरे लिए बॉलीवुड के शाहरुख खान, सलमान खान आए और आप सामने खड़े हो, तो पहले मैं आपसे बात करूँगा। उनकी तरफ हो सकता है टाइम बचे तो देख लूँगा, है ना? तो अच्छा लगता है आपसे मिलके, आपकी गहराई, आपकी बातचीत, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या। और कहते हैं फले न परचीयते, शास्त्रों में क्या कहते हैं? फले न पर, फल से परिचय होता है कि जड़ें कितनी मजबूत रही होंगी। हमारे आसपास जो सामना पड़ा है, 80% अभी भी इस स्टूडियो में हम बैठे हैं, 80% आइटम, ये आप ही का कहना है, मैंने आपकी किसी बात से सुना था कि वो लिस्टेड हैं। आप ही ने कहा था कि अगर 9 करोड़ पे धीरू भाई अंबानी रेवेन्यू पे लिस्टिंग पे नहीं जाते उस समय, तो आज वो रिलायंस नहीं होते। 27 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर नारायण मूर्ति लिस्टिंग पे नहीं जाते, तो आज वो इन्फोसिस नहीं होते। आज नेस्ले हो, टाटा हो, यूनिलीवर हो, बजाज हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, छोटा व्यापारी अभी भी लिस्टिंग से घबराता है। तो अगर आपको आज ये जिम्मेदारी दी जाए कि उनकी घबराहट को आज आपको अगले 2-3 मिनट में दूर करनी है, तो आप उस छोटे व्यापारी की घबराहट को दूर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एसएमई लिस्टिंग में क्यों जाए वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी वही होता है जो घबराहट से परे होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बिगेस्ट रिस्क दैट एनीवन कैन टेक, और उसने तो वो सीमाएं पार कर ली है। ये तो वेल्थ क्रिएशन का साधन है। और हमने जो 40,000 45,000 प्रोमोटर से मिला, उसमें जो मैंने घबराहट देखी, वो घबराहट थी कंप्लाइंसेस को लेकर के, ज़्यादातर कंप्लाइंसेस को लेकर के थी। क्या समझाते थे आप उन्हें? हम उनको यही समझाते थे कि भाई, सबसे पहले तो हमने एसएमई प्लेटफॉर्म पे कंप्लाइंसेस को काफ़ी कम कर लिया है, उससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। आप जो कंप्लाइंसेस अभी कर रहे हो वही करना है, वो हम उनको बार बार समझाते थे। क्या आसान है? हाँ, आसान है। अजय ठाकुर जी, आप जानते हैं हम एक प्रोग्राम चलाते हैं आइडिया टू आईपीओ। आइडिया टू आईपीओ में आज ये 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल तक हम हैंड होल्ड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। मैं अपने सवाल की तरफ आ रहा हूँ। इसमें मैं बहुत सी कंपनीज जो मेरे पोर्टफोलियो में आ जा रही हैं, उसमें से ऐसे भी हैं जो 5-10 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 20-50-100 करोड़ का कर रहे हैं, पर कई ऐसी भी हैं जो 200-500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में। मैं उनको लिस्टिंग की तैयारी करा रहा हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनका हैंड होल्ड करता हूँ, उनको मर्चेंट बैंकर देता हूँ, उनको ब्रांड एम्बेसडर देता हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करता हूँ, उनकी मार्केटिंग करता हूँ। पर सवाल क्या है इसमें? सवाल ये है कि जब 200-500 करोड़ का रेवेन्यू हो जाता है,
तो उसके मन में एक सवाल आता है कि मुझे अब एसएमई बोर्ड पे जाना चाहिए या मेन बोर्ड पे जाना चाहिए। आप कोई रामबाण समझाइए कि टाइमलाइन वो कौन सी है कि निर्णय लेना आसान हो जाए कि एसएमई बोर्ड पे जाना आप ठीक रहेगा या अब आपका मेन बोर्ड पे जाना ठीक रहेगा। देखिए, अगर नियम की बात देखें तो नियम ये कहता है, मेन बोर्ड का नियम ये कहता है कि अगर पिछले 5 साल में किसी 3 साल में आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 45 करोड़ के ऊपर है, क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेटिव 45 करोड़ के ऊपर है, तो आप मेन बोर्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रमोटर को इस बात का निर्णय लेना है कि 45 करोड़ के ऊपर हम जाएं मेन बोर्ड में कि अभी भी हम एसएमई बोर्ड में रहें। ये प्रमोटर का निर्णय है, क्योंकि आजकल मेन बोर्ड में कंपनियां जो है वो काफ़ी ऊंची प्रॉफिट वाली कंपनियां जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट है, जो कंप्लाइंसेस हैं, उनको वो अच्छे से कर सकती है। लेकिन अगर आप बीच में हैं या उससे नीचे हैं, जैसे आपकी प्रॉफिट 50 करोड़ हो गई, 100 करोड़ हो गई, तो आप एक मेन बोर्ड में जाने की प्रक्रिया में आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। लेकिन उससे नीचे है तो बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पूरी तरह से एक कंप्लाइंट कंपनी नहीं हो, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एसएमई प्लेटफॉर्म के भी तरफ मुखातिब अपने आप को कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मैं डेटा पढ़ रहा था अजय जी, वो डेटा में आपकी लीडरशिप का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए सबको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा काम का होने वाला है। 2012 से 2020 तक, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, 9 साल में 858 कंपनियां लिस्ट हुई। पर 2021 से 2024 तक, पिछले लगभग 3-3.5 साल में लगभग उतनी ही कंपनियां फिर से दोबारा लिस्ट हो गई। बस जितनी 9 साल में हुई लगभग उतनी, थोड़ा कम जा रहा, लगभग उतनी ही 9 साल की परफॉर्मेंस उतनी ही पिछले 3 साल में आ गई। यानी कि आधे से कम समय में, 1/3 समय में आप उतना परफॉर्म कर रहे हैं जितना पहले 3 गुना समय में परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ, क्या है परिवर्तन, क्या आया है कि सारे व्यापारी अब एसएमई लिस्टिंग के पीछे भागने लगे? देखिए, 2021 तक तो नहीं कहेंगे, 2021 तक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 650-700 के कंपनियां, 650 के आसपास 21 तक लिस्ट हुई थी, दोनों स्टॉक एक्सचेंज मिला करके। 22, 23, 24 जो है स्वर्णिम समय रहा है एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि अगर आप पोस्ट कोविड कैपिटल मार्केट को देखें तो इन्वेस्टर्स की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर 2020 मार्च तक देखें तो करीब 2-2.25 करोड़ इन्वेस्टर्स जो थे स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड थे। आज करीब 11 करोड़ के इन्वेस्टर्स के आसपास जो है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ा जंप हुआ है इंडियन पूरा कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में। दूसरी चीज़ है कि ये पोस्ट कोविड जो है मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। जो कोविड के टाइम में मार्केट 25-30 हज़ार पॉइंट तक आ चुका था सेंसेक्स, वो आज 81,000 के आसपास पहुंच गया। तो एक हमने सेकुलर बुल रन देखा है 21 के बाद। अब 22-23 में इसका इम्पैक्ट जो था मेन बोर्ड में भी स्मॉल और मिड कैप की कंपनियों में पड़ा, और एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी हमने कंपनियों की शेयर प्राइसेस में काफ़ी उछाल देखा, और जो इन्वेस्टर्स की जो है एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ रुझान देखा। जब हमने एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ इन्वेस्टर्स का रुझान देखा तो मर्चेंट बैंकर्स काफ़ी इससे ज़्यादा प्रेरित हुए और उन्होंने कंपनियों के साथ मैंडेट साइन किया। उन्होंने ये कमिटमेंट दिया कि हम फंड रेज कर सकते हैं। उनको ऐसा लगा कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और एक के बाद एक जब एग्जाम्पल्स क्रिएट होते गए तो इन्वेस्टर्स की इंक्लिनेशन एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ती गई। जो शुरू में एचएनआई रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता था, वहाँ से उठ करके वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और बैंक पार्टिसिपेशन की तरफ आया। काफ़ी ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर जो थे इन कंपनियों के तरफ अपनी उत्सुकता दिखाने लग गए। एक थोड़ा अलग प्रश्न पूछता हूँ, ये हमारे व्यूअर्स को बड़ा काम आएगा। इससे ना उनकी एक दुविधा, एक प्रश्न खत्म होता है मन में। डेटा दे रहा हूँ, बताइएगा ज़रा ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, डेटा आप अपने उंगलियों पर रखते हैं और जितनी कंपनी आपने लिस्ट कराई हैं वो आपकी उंगलियों फिंगर टिप्स पे रहती हैं। एक कंपनी थी आइसोलेशन एनर्जी, इंसुलेशन, हाँ इंसुलेशन एनर्जी, क्षमा चाहता हूँ। इसका इशू प्राइस 38 रुपये था और आप देख रहे हैं 3144 हो गया है। तो यानी कि 100 गुना ग्रोथ लिया 2 साल में इसने। फिर एक थी एक बॉन्डाडा इंजीनियरिंग, इसका इशू प्राइस था 75 रुपया। आज देख रहे हैं करंट प्राइस 28 हो गया। 37 गुना इसने ग्रो किया 1 साल से कम समय में, 37 गुना ग्रो किया। मैं ठीक कह रहा हूँ? एक है ओवाइस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग, आप लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। इशू प्राइस 87 रुपये था, आज 1269 रुपये हो गया है।
15 गुना से ज़्यादा ग्रोथ किया 6 महीने के अंदर। पहले तो इसमें 2 प्रश्न हैं। एक, कई बार लोग आप केपीआई ग्रीन की देखें, केपीआई ग्रीन का भी डेटा आप जरूर बताइएगा। एक प्रश्न तो ये है कि कई बार लोग सोचते हैं पहले परफॉर्म कर लूं फिर लिस्टिंग पर जाऊं, दूसरा है लिस्टिंग पर जा करके परफॉर्म करूं। और ये हो गया पहला प्रश्न कि भाई क्या चूज करना ठीक है। और दूसरा, इन्होंने ऐसा किया क्या जो लिस्टिंग के बाद ये इतना अच्छा ग्रो कर गए और अपने इन्वेस्टर्स को इतना अच्छा रिटर्न दिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में। 3-4 चीज़ें होती है। ये मार्केट जो है ना, कभी कभी आप वहाँ पे हीरा भी रखती है तो वो कोरियों के भाव नहीं बिकता है, और कभी कभी सोना भी रखिए तो, या आप चांदी भी रखिए तो सोने के भाव बिक जाता है। आप किस समय अपने आप को किस तरह से प्लेस कर रहे हैं और किस स्टैंड पे करें उस पर डिपेंड है। अब ऐसी यही 4-5 कंपनियां नहीं है। आदित्य विजन ले लीजिए, 20 रुपये से आज 4,500 रुपये का रेट है उनकी, लेकिन ये तो प्राइस है, लेकिन क्या उनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी ग्रो हुई, हमें वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हम हर चीज़ों को शेयर प्राइस, कभी कभी बुल रन रहता है तो उसमें प्रीमियम भी मिल जाता है, बियर रन रहता है डिस्काउंट में भी चला जाता है। तो शेयर प्राइसेस वोलेटाइल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटल मार्केट में क्या है, मैं उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्यों ये तो डिराइव करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, परफॉर्मेंस से ड्राइव करते हैं और कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस से भी ड्राइव होते हैं। बस सबसे बड़ी बात इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के परफॉर्मेंस से ड्राइव। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इन कंपनियों में हुआ क्या। इन कंपनियों में अगर आप देखिए, जो मैं जैसे बोनदादा की बात कर लिए या इंसुलेशन सोलर एनर्जी की बात कर लीजिए, जिस समय ये कंपनियां लिस्टेड हुई थी उस समय की प्रॉफिट और अभी की प्रॉफिट में क्या अंतर है। जिस समय जहाँ तक मुझे इंसुलेशन सोलर एनर्जी की याद आती है, तो जिस समय वो लिस्ट हुई थी मेरे ख्याल से 6.5-7 करोड़ की प्रॉफिट थी। आज उसकी प्रॉफिट कंसोलिडेटेड लेवल पे देखिए तो मेरे ख्याल से पिछले साल उसने 55 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई, आई मीन टू से 23-24 में। दूसरी, अभी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति इन्वेस्टर्स का डिमांड भी बढ़ गया है, जिसके चलते भी आज के दिन में कंपनियों की शेयर की वैल्यूएशन भी बढ़ गई है। सेम चीज़ हमने बोनदादा में देखा, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड कंपनी है, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से पिछले साल उन्होंने 60 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई है। केपीआई ग्रीन में हमने 100 करोड़ की प्रॉफिट देखी है। आदित्य विजन जब हमारे पास लिस्ट हुई थी मेरे ख्याल से 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉफिट थी, आज 105 करोड़ की प्रॉफिट। तो परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हेंस हुई है। देखिए, लिस्टिंग से 2-3 चीज़ें होती है, मैं हर हमेशा ये बोलता हूँ। एक आपकी कैपिटल मार्केट से आती है, जिसको आपको सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, वापस नहीं करना है, वापस नहीं करना। हाँ, तो आपको अनलाइक सर्विसिंग भी नहीं करना है, सर्विसिंग आप कमाए डिविडेंड दे वो अलग बात है, लेकिन आपको सर्विस, वो तो प्रॉफिट आप कमाएंगे तभी आप डिविडेंड दे पाएंगे, तो पहले तो प्रॉफिट कमाना। तो ये जो इक्विटी फंडिंग आती है उसको वो ग्रोथ में यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी, आप इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेबल होती है, हर जगह चर्चे होने लग जाते हैं, सब लोग आपके प्रोडक्ट को समझने लग जाते हैं और आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है काफ़ी अच्छी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। जो उनके क्लाइंट्स भी होते हैं, जो कस्टमर्स भी होते हैं, वो हर हमेशा लिस्टेड कंपनी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो वेल कंप्लाइंट होती है, तो उनको भी एक कंफर्ट लेवल आता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है कंपनी की ग्रोथ में एक मोमेंटम आता है, और जब कंपनी के ग्रोथ में, उनके बिजनेस परफॉर्मेंस में मोमेंटम आता है तो इन्वेस्टर्स का परसेप्शन बढ़ता है, और जब इन्वेस्टर्स का परसेप्शन बढ़ता है तो उसका कहाँ पे आएगा, शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। जो मैं अगर समराइज करूं तो भाई साधारण भाषा में सबके लिए, भाई अगर आपने लिस्ट के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा प्रॉफिट दिखाया, सबका इंटरेस्ट आने लगा, आपको नया कस्टमर मिलने लग गया, आपकी बाजार में बातचीत होने लगी, आपकी इज्जत बढ़ने लगी, इन्वेस्टर और अंदर आने लगा और इन्वेस्टर आने लगा, तो अपने आप शेयर प्राइस पर उसका इम्पैक्ट आता है। पर एक प्रश्न छूट गया अभी, वो प्रश्न ये था कि क्या मैं पहले परफॉर्म करूँ फिर लिस्ट करूँ, या मैं सही समय पर लिस्ट करूँ और लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस दिखाऊँ? परफॉर्मेंस, देखिए कंपनी जो है ना, पहले हम कंपनी की परिभाषा समझें। अगर हम कंपनी को प्रमोटर के साथ जोड़ के देखेंगे तो कंपनी की परिभाषा जो सही नहीं होगी। कंपनी जो है ना वो ग्रोइंग एंटिटी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो वो पेरिसेबल चीज़ नहीं है, वो तो ग्रोथ है, वो तो डायनामिक है। प्रमोटर है, उसके बाद उनके कोई और सेकेंड जनरेशन में थर्ड है या कोई और सीईओ आते जाएगा, हम रहे ना रहे कंपनी चलती रहेगी। वो आउटगोइंग कंसर्न है। तो जब वो डायनामिक है तो हम समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं?
हम उसको लिस्टेड स्पेस पे डालें। अगर कंपनी एक लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे हम सारी चीज़ें कंप्लायंस वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होते हुए, तो हम करें। आज आपकी कंपनी की 50 रुपये की शेयर प्राइस है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो 200 की भी होगी, 300 की भी होगी। तो आप समय का इंतज़ार ना करें। अगर आपको लगता है कि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आज आपके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप अपने आप को लिस्ट करें। आप 2-3 साल ग्रो कर गए, आपकी नेटवर्थ अच्छी बन गई, आप चाहें तो वहाँ से मेन बोर्ड में ट्रांजिशन ले लें। तो ये तो चलता रहेगा, इसका कहीं अंत नहीं है, एम्बिशन का कहीं अंत नहीं है कि हम यहाँ पहुँच जाए तब लिस्टिंग करें। हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा है और हम जिससे मिले भी कि वो हर हमेशा कहते रहे कि हम इस लेवल पहुँच जाते फिर करेंगे, हम इस लेवल पहुँच जाएंगे, और कभी लिस्टिंग ही नहीं हुई। तो बेसिकली अगर मैं निष्कर्ष निकालूं ये है कि अगर टाइमिंग ठीक लग रही है और आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद आराम से लिस्टिंग के बाद करें। हाँ। और ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूएशन स्टैटिक नहीं होता है, वैल्यूएशन तो डायनामिक होता है, बढ़ता रहेगा। आपके परफॉर्मेंस के अनुसार वो घटेगा या बढ़ेगा, और आप आगे अच्छा परफॉर्म करते रहें तो हम आगे भी फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेज करने के बहुत सारे साधन है, प्रेफरेंशियल के थ्रू रेज करो, आप राइट्स के थ्रू रेज करो, आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू रेज करो, या आपने वारंट्स इशू करके आप फंड रेज करो। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास तो हर हमेशा रहेंगे। आपको साधारण भाषा में मैं समझा देता हूँ। एक बात बड़ी काम की बताई गई है कि लिस्टिंग के बाद जो उन्होंने बोला कि आपको सर्विस नहीं करना उस पैसे को, यानी कि उसके ऊपर ना इंटरेस्ट देना है, ना वो कर्जा है, ना किसी को वापस देना है, डिविडेंड देने की भी कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई आपके सर पे आके तांडव नहीं करेगा कि भैया मेरे को अब इतना पैसा वापस कब आएगा, मेरा पैसा वापस कब आएगा। तो आप एक सेफ व्यक्ति, सेफ तरीका है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने का। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। और अब मैं थोड़ा एक बारी हल्की सी अपनी भी तारीफ़ कर लूँ अगर आप अलाउ करें मेरे को तो, है ना। जैसे कहते हैं शॉपिंग के लिए अमेज़ॉन है, जैसे कहते हैं वेंडर्स के लिए इंडिया मार्ट है, जैसे कहते हैं कि हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए अर्बन क्लैप, जिसको अर्बन कंपनी कहते हैं। आईपीओ तक ले जाने के लिए हमने एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें हम लोग आपको मर्चेंट बैंकर, आपको गूगल पे सर्च करने पड़ते थे, आपको ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए प्लेटफॉर्म कम हुआ करते थे, आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करनी है, आपको वेंडर्स चाहिए, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाने हैं, आपको शेयर होल्डर अग्रीमेंट, टर्म शीट, ब्रांड एम्बेसडर की अकाउंट मैनेजर। बावजूद इसके सब कुछ हमने किया। हम 3 साल का हैंड होल्डिंग करते हैं, 3 साल तक एक कंपनी का हाथ पकड़ के चलते हैं, और जरूरत पड़े तो 5 साल तक भी रुकते हैं उस कंपनी में कि भाई इस कंपनी को हम और आगे बढ़ाते जाएं। हमारा एक प्रोग्राम चलता है कैश ग्रोथ प्रॉफिट, जहाँ पे हम उसके कैश फ्लोज को, उसकी ग्रोथ को और उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को बनाए रखने के लिए कि को फाउंडर देते हैं, अपनी तनख्वाह पे देते हैं उसको हम, वो मदद करता है। पर मैंने एक अजीब सा एक डेटा देखा जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देश भर में भ्रमण किया। जो हमें सक्सेस मिल रही है, जो हमें सफलता मिल रही है, एक बात मैं बताऊं, मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के 10 कदम आगे रहते हैं, हमेशा आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसमें देख रहा हूं, मैं एक कमी महसूस करता हूं। कमी ये महसूस करता हूं जो आपके सामने आज पब्लिक के सामने कहना चाहता हूं। हमें सफलता ज़्यादा गुजरात से मिल रही है, राजस्थान से मिल रही है, महाराष्ट्र से मिल रही है, पर जब हम यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं, तो और वहाँ से उतनी सफलता नहीं मिल रही है। वहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। और राजस्थान देखो, गुजरात देखो, महाराष्ट्र देखो, वहाँ लोग अग्रेसिव, वहाँ आगे आना चाहते हैं। तो आपने इसको कैसे देखा, क्या समझा, और हमारे लिए क्या इसमें, जैसे मैं यूपी, बिहार, बंगाल के जो एमएसएमई जिनको मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, एसएमई आईपीओ पे लेकर के जाएं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ये मैं, आपने ऐसा महसूस किया है? जी, मैंने भी बहुत ज़्यादा महसूस किया है, क्योंकि अगर मैं बिहार से ही देखूँ तो मैं सिर्फ 2 कंपनी को लिस्ट कराने में सफल हुआ, जबकि पहली वाली एक कंपनी जो हमने लिस्ट कराई, जो आदित्य विजन लिमिटेड, मैंने बार बार कहा आपको, काफ़ी कम वैल्यूएशन में, मेरे ख्याल से 20 से 25 करोड़ की वैल्यूएशन में लिस्ट कराई थी। आज मेरे ख्याल से वो 5000 करोड़ की वैल्यूएशन है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये फियर फैक्टर उनके दिमाग से नहीं निकलता है। जैसे कॉनकॉर्ड अप्लायंसेस मैंने लखनऊ से लिस्ट कराई थी, ठीक है, वो मेरे ख्याल से 35-40 रुपये में आया था। आज जो है उसकी प्राइस जो चल रही है वो करीब 1300 रुपये चल रही है। 35-40 से 1300 रुपये की चल रही है। ये लखनऊ की है, ये लखनऊ की एग्जाम्पल है। पंजाब में अब हम देख रहे हैं कि कंपनियां लिस्टिंग के लिए आ रही है, अब शुरू हुई है। लेकिन जब हम इन क्षेत्रों में जाते हैं और जो कंपनियां हैं, नंबर ऑफ कंपनी जब देखते हैं, झारखंड में भी वो हाल है, छत्तीसगढ़ अलग है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ में तो फिर भी थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा सा है, रायपुर सब साइड इंडस्ट्रियल एरिया है, बेटर है, वहाँ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट तरफ रुझान बढ़ा है। लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज जब देखते हैं
और कन्वर्जन रेशियो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मन को और दिल को दोनों को दुख प्रदान करता है, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो बन के आ सकता है। और इसलिए जब मैं बीएससी में था तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया और हमने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को ये भी बोला कि आप भी जो है कुछ इंसेंटिवाइज कीजिए कंपनियों को जो लिस्टिंग के लिए आती है, तो उनकी लिस्टिंग कॉस्ट में कुछ आप सब्सिडी दीजिए। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने किया। कहाँ कहाँ किया? जैसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने किया था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बहुत एग्रेसिवली किया, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने 5-5 लाख दिए, उसने 30 लाख दिया। तो इस तरह से आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो परकोलेट नहीं हो रहे हैं, या तो मेंटली नहीं परकोलेट हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रही है। इन्फॉर्मेशन तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोटर्स अपने सेल में हैं, अपने आप में है, कहीं ना कहीं पे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब क्यों नहीं निकल पा रहे वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश हमारी हर हमेशा यही रहती है कि वो भी अब आगे बढ़े और अपनी कंपनी को लिस्ट कराएं। आपकी जानकारी के लिए मैं शेयर करूँगा, जो मेरा लीडरशिप फर्म प्रोग्राम होता है उसमें एसेट लाइट मॉडल्स के ऊपर हम आधा दिन बिताते हैं कि आप एसेट लाइट मॉडल्स पे कैसे काम करें, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे अच्छा हो। बाकी लोग के लिए अगर मैं मैसेज दे दूं, अगर आप अलाउ करें, कि अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, देश के सारे एमएसएमईज को बताना चाहता हूं, अगर आप एसएमई आईपीओ की जानकारी चाहते हैं और फ्री कंसल्टिंग चाहते हैं तो मैं फॉर्म दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। उस फॉर्म को भरिए, मैं आपको एंड टू एंड सपोर्ट दूंगा, आपको फ्री कंसल्टिंग दूंगा कि कैसे आप अपनी जर्नी को आईपीओ पे लेके जा सकते हैं। मेरे को एक सवाल आपसे, आपके पास वापस आता हूँ। फॉर्म तो आप भरिएगा, नीचे दिया है लिंक के अंदर, इस पर समय लगाइए, वीडियो ख़त्म होते होते फॉर्म ज़रूर भर के जाइएगा। नहीं सुन रहे? फॉर्म ज़रूर भर के जाइएगा। आपके पास मैं आ रहा हूँ एक ओनरशिप के सवाल को लेके। आईपीओ में आते वक्त जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैक्सिमम 3 से 15, इसकी जो बात होती है तो कई लोग घबराहट होती है कि यार अपनी नहीं चलेगी, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो उनका मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा उत्साह बढ़ाइए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं या और लोग आते हैं बोर्ड पे, तो ऐसा तो नहीं कि भाई कि मेरी कोई सुनना बंद कर देगा, मुझे कोई कंट्रोल करेगा, मेरी आवाज़ दब जाएगी या मेरा विजन दब जाएगा, जो मैंने पर्पज़ एस्टैब्लिश किया था उसको कोई आकर के चेंज करके चला जाएगा। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को मैं चाहता हूँ कि अगर हम आपके ज्ञान के द्वारा, आपके वर्डम विजडम से हम इसको ब्रेक कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन प्रोमोटर्स को ये बताना चाहूँगा कि भाई मैंने कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी नहीं किया है, जो कैपिटल मार्केट में इतने सालों से होते आ रहा है वही हुआ है। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बैठाने का कंपनी में कारण है, जब आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो जो इन्वेस्टर्स है, जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कुछ ट्रस्ट लेकर के, कुछ विश्वास आपके ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप अपने कागज़ छाप छाप के उनको दे रहे हो, जिसको हम शेयर्स कहते हैं, वो शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा कि आप वो पैसे का क्या कर रहे हो, आप उस पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो कौन देखेगा? तो वो देखने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रहती है उसमें, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये देखें कि बिजनेस को प्रमोटर सुचारू रूप से चला रहा है कि नहीं चला, यही रहता है उनका। आपके बिजनेस में वो दाखिल अंदाजी करने के लिए नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई भी बिजनेस डिसीजन में जो होती है, बिजनेस डिसीजंस, ऑल डिसीजंस टेकन इन द बेनिफिट ऑफ बिजनेस। एडवाइजरी है लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर विजिल रहते हैं कि भाई कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये बंदा काम कर रहा है। इंटरफेरेंस नहीं रहता, हेवी इंटरफेरेंस नहीं रहता, विजिल रहते हैं वो कि भाई ये जो भी काम कर रहे हैं वो कंपनी के ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, कंपनी को डुबाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी के पैसे का डाइवर्जन नहीं कर रहे। लवली, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंपनी में होना एक अच्छी बात है, और वो बेसिकली अगर अपने आसपास हमारे कुछ अच्छे शकुनी की जगह कृष्ण हो तो हमारे को दुर्योधन की जगह अर्जुन बनने में तकलीफ नहीं होती है। एक सवाल जिसकी ऑल्दो हम चर्चा कर चुके हैं, पर मैं उस पर थोड़ा सा आपका ना एक शार्प फोकस चाहता हूँ। ये तो हम जानते हैं कि कैपिटल मार्केट से फंड रेज करने पे कोई प्रेशर नहीं होता। मैंने अभी रिपीट भी कर दिया कि डिविडेंड देने का कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई देना ही देना है आपको। तो फिर भी क्या ऐसी कोई स्टेज आती है, क्या कोई ऐसी स्टेज आगे चल के आती है कि डिविडेंड देने का कंपल्शन होगा? जी, कभी नहीं डिविडेंड देने का कंपल्सन होगा। सबसे पहले देखिए, प्रमोटर्स को एक चीज़ समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए, डिविडेंड परसेप्शन बिल्डअप करने में ज़रूर फ़ायदा देता है, लेकिन हर हमेशा इन्वेस्टर्स ये देखता है कि डिविडेंड यील्ड कितना है। अगर 100 रुपये की शेयर की प्राइस है और आपने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब आप तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब आपका डिविडेंड हुआ 1 रुपया। 1 रुपया 100 रुपये पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है।
इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल मार्केट में, वो सारे इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट में एक ही कारण से इन्वेस्ट करते हैं, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन, कि आज आप जो है ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ कर रहे हो, उसके चलते शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर उनकी 100 रुपये की शेयर प्राइस 2 साल में 130 रुपये हो गई, वो खुश हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो मेन बूस्टर होता है इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन का, ना कि डिविडेंड। डिविडेंड एक परसेप्शन बिल्टअप में थोड़ा कैश फ्लो में हेल्प करता है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसे देता है कंपनी के ग्रोथ के लिए, दैट्स द, और ताकि उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ है। आपकी भाषा में मैं एक बात इनको बताना चाहता हूँ कि आपने जो बताया कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर आता है वो डिविडेंड के लिए नहीं आता, वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आता है। तो मैं जरा इसको समझा दूँ एक आम आदमी के स्टाइल में। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं 50 करोड़ का, क्षमा चाहता हूँ, 5 करोड़ का मेरा एक मकान है जिस पे मुझे 50,000 रुपये का महीने का किराया मिल रहा है, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर है वो ये चाहती है, वो इस चक्कर में नहीं है कि 50,000 रुपये का किराया 55,000 रुपये का हो जाए, वो इस चक्कर में है कि मेरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 15 करोड़ की कैसे हो जाए। तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आता है। आप परफॉर्म करते हैं वो और आगे आता है, जितना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वो उतना और आगे आता है। आप ही की परछाई में हम भी एमएसएमईज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपकी परछाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको हम भीष्म पितामह मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, और आपकी तारीफ़ मैं पीठ पीछे बहुत करता हूँ। आज मैं खुश हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपकी बातों को मैं अपने जहन में लेता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। और आपने गाइड किया, हमारे इवेंट लीडरशिप फनल में आया, आपने पार्टिसिपेंट के इतने सवालों के जवाब दिए, बहुत खुश हुए। मुझे फीडबैक मिला आपके सवालों के उत्तर का। आज भी मुझे सुबह कई फ़ोन आए कि आपने जो अजय ठाकुर जी ने जिस तरह से सवालों के उत्तर दिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस, अपने हाथ डाला है बीच में। तो हम एमएसएमईज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको आईपीओ तक लेके जाने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक कई कंपनियां अपनी पोर्टफोलियो में ला रहे हैं। तो हमारे आइडिया टू आईपीओ इनिशिएटिव के लिए मैं चाहूँगा अगर आप कुछ फीडबैक दें, हमें कोई लर्निंग दें, या हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ चंद शब्द कहें कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कुछ कहें। तो जो आप हमारे को फीडबैक या फीड फॉरवर्ड जो देना चाहते हैं या उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, वो मैं उसके विषय में जरूर। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बारंबार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके बारे में मुझे ये पता है कि आप बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो एसएमई बिजनेसेस हैं, उनका हैंड होल्डिंग करते हो। आपकी सीजीपी जो है वो भी चलती है, जिसमें आप उनको बताते हो कैसे कैश फ्लो इंक्रीज़ करना है, कैसे ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है उसके बारे में जो ज्ञान देना है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है। तो वो आप कर ही रहे हैं। मेरी हर हमेशा से दुविधा थी जब से मैंने एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कि मेरे हाथ नहीं थे। इस देश में बहुत सारी लघु और मध्यम इकाइयाँ, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, एक अकेला व्यक्ति तो नहीं पहुँच सकता है। तो हम जो है हम बहुत सारे शंकराचार्य चाह रहे थे, ठीक है। आज देश में 6 शंकराचार्य, जो प्रथम शंकराचार्य थे, उन्होंने जानबूझ के 6-7 मठ बनाए थे ताकि वो शंकराचार्य अपना वो धर्म का काम कर सके। तो हमें भी ऐसे शंकराचार्य चाहिए। जो हमने अभी तक किया उसको इस देश के कोने कोने पे पहुँचाए। जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको इस जो है फॉर्मल धारा में, स्टॉक एक्सचेंज की धारा के साथ जोड़े, उनके विकास के सहयोगी बने। और जो इस देश की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार उत्पन्न करना है, मेरे ख्याल से ये लघु और मध्यम उद्योग जब बड़े बनेंगे तो उनके लिए जो है इस देश में रोज़गार सृजन करना आसान हो जाएगा और इस देश की एक इक्विटेबल ग्रोथ होगी। तो आपने जो आइडिया से आईपीओ किया उसके लिए मैं आपको जितना साधुवाद दूँ उतना कम है। आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, इसका तो मुझे पता है। और मेरे ख्याल से मैं ये चाहूँगा कि आपके थ्रू इस एसएमई इकोसिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ये देश अपनी ऊंचाइयों के परचम लहराए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका वापस बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत खूब। हम देखिए शंकराचार्य तो नहीं बन सकते, लेकिन आपको आचार्य मान के, आपके शिष्य बन के इस कैपिटल मार्केट का एक्सेस कराने के लिए लोगों का पूरा हाथ पकड़ के ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक सवाल जो मैं चाहता हूँ, मैं मन नहीं कर रहा कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने का क्योंकि आपके पास ज्ञान का समुद्र है। एक ना टैक्स सेविंग के चक्कर में आदमी पड़ा रहता है और एक होता है दूसरी तरफ वेल्थ क्रिएशन। अब टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन के मॉडल्स को मैं चाहता हूं कि आप जरा मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन कर दे तो बहुतों का आज जो है दिमाग का ढक्कन खुलेगा। देखिए, टैक्स सेविंग जो है अभी प्रमोटर्स उसको इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं या कोई भी व्यक्ति इतना क्यों इम्पोर्टेंस देता है वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से टैक्स सेविंग में अगर कोई जाता है तो उसको हम कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फ्रेश, मतलब सोने की लूट कोयले पे छाप जिसको हम कहते हैं। मेरे ख्याल से हम जो है हर हमेशा बैलेंस शीट को टैक्स प्लानिंग स्ट्रक्चर से नहीं बनाए,
हम दिखाएं प्रॉफिट कितना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं और उससे हमारी वैल्यूएशन कितनी ग्रो होती है। देखिए आप प्रॉफिट जितना कम दिखाएंगे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम होगी। थोड़ा नंबर में समझाइए, कितना मैं टैक्स आ रहा बचा था, और कितना खोया। मैं आ रहा था उसी पे। मान लीजिए आज आपने 2 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई, ठीक है, 2 करोड़ की प्रॉफिट मतलब आपने जो है करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास का आपने पीबीटी दिखाया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया होगा। तो आपने कितना 30 लाख 40 करीब करीब 50 लाख 55 लाख रुपया आपने बचाया होगा, मतलब आपने टैक्स भरा और बाकी 2 करोड़ की प्रॉफिट है। अब मान लीजिए ये प्रॉफिट बढ़ के और ये 2 करोड़ के चलते आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 30 से 40 करोड़ हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस सेक्टर में हैं। अब अगर आपने 2 करोड़ से आपकी प्रॉफिट समझिए 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ की प्रॉफिट में आपने मान लीजिए 2.5 करोड़ टैक्स दे दिया, तो भी आपकी प्रॉफिट कितनी हो गई? 7.5 करोड़ हो गई, ठीक है। जो आपने 50 लाख का प्रॉफिट दिखाया था, 50 लाख का टैक्स भरा था, आज कितना भरा आपने? 2.5 करोड़ का, मतलब 5 गुने से आपकी 5 टाइम्स आपकी टैक्स की कॉस्ट आ गई। लेकिन जो यहाँ पे है मेन ध्यान देने की बात है, जो वैल्यूएशन पे। अब आप 2 करोड़ की प्रॉफिट पे आपकी वैल्यूएशन कितनी थी? 30 से 40 करोड़, जो नॉर्मली एसएमई प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं वैल्यूएशन देते हुए। अगेन डिपेंड क्या करता है सेक्टर कौन सा है। अब आपकी प्रॉफिट होगी 7.5-8 करोड़ रुपया, लेकिन इसके चलते आपकी वैल्यूएशन क्या हो गई? 100 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ तक की हो गई। तो वो मतलब 80 करोड़ नीचे पकड़ लीजिए अगर सेक्टर है, ऊपर में 150 करोड़ तक चले जाइए अच्छी सेक्टर है तो, सनराइज सेक्टर है तो मतलब आप कहाँ थे? 30 करोड़, आज आप कहाँ पर पहुँच के? मान लीजिए 100 करोड़ की आप मान लीजिए 100 करोड़, मतलब आपने 2 करोड़ का एडिशनल टैक्स करके आपने 80 से 100 करोड़ का फायदा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन। बात समझ गए आप? 2 करोड़ बचाने के चक्कर में आप 100 करोड़ खो रहे थे। अब इसमें अगर हम पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए 25% आपने बाहर भी दे दिया, लेकिन अगर 30 करोड़ पे थे, 25% आपने बाहर दिया, मैं 7.5 करोड़, आपके पास कितना बचा? आपकी नेटवर्थ कितनी हो गई? 23 करोड़ के, 22.5 करोड़ की या 23.5 करोड़ की। जब आपने 100 करोड़ में 25 करोड़ रुपया तो एक आपने फंड रेज किया अपनी कंपनी के लिए जिससे आप ग्रोथ करेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी 75 करोड़ की नेटवर्थ खुद की हो गई। सही बात है। इसके अलावा जो कंपनी से आप सैलरी ले रहे हो, इंसेंटिव ले रहे हो, वो सब तो अलग है जो चल रहा है। जो कंपनी की एसेट बुक है वो तो अलग है, बट उसके अलावा आप 75 करोड़ के आदमी बन गए। तो ये आपको अगर बाई चांस बात कम समझ में आई हो, अगर गणित उतनी तेज समझ में ना आई हो, तो साधारण भाषा में 2 करोड़ का टैक्स बचाने के चक्कर में लगभग 80 करोड़ रुपए की आप अपनी वैल्यू को खो रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये था टैक्स बचाने का कच्चे का धंधा करने का नुकसान, और ये था टैक्स देके पक्के में धंधे करने का फ़ायदा। इस फ़ायदे को मैथमेटिक्स से दिमाग में डालिए। इसमें पेनी वाइज पाउंड फुलिश से आपने बात शुरू करी थी। मेरी आदत है कि मैं बातों को याद रखूँ हमेशा। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश से बात करी थी, और आप समझ लीजिए 2 करोड़ और 80 से 100 करोड़ का कितना फ़र्क है। अजय जी, आपने छोटे बिजनेसेस को बेस से बीएससी तक पहुंचाया है। कहाँ बेस पे थे वो और कहाँ बीएससी पे पहुंच गए। एक चीज़ आपको समझ में आ गई, दुनिया आपके बारे में बात करना शुरू कर देगी जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के ऑर्डर अपने आप आने लग जाएंगे। आपकी बात दोहरा दूं, कस्टमर आप पे ज़्यादा भरोसा करेगा क्योंकि आप कंप्लाइंट हैं। आपकी बात बता दूं, आपके बारे में न्यूज़ चैनल फ्री में चर्चा करने लग जाएंगे, आपको पीआर का पैसा नहीं देना होगा। आपको बता दूं, अखबार लोग आपके बारे में खूब चर्चा करने लग जाएंगे, आपको पैसा पीआर पे नहीं खर्च करना होगा, एडवर्टाइजिंग पे, मार्केटिंग पे नहीं खर्च करना होगा, अपने आप देश में। आपकी बात बता दूं, मैं आपसे सुना था कि कन्याकुमारी से भी आपकी में बात हो रही है क्योंकि वहाँ भी पैसा आपकी कंपनी में लग रहा है। कश्मीर में भी आपकी बात हो रही है, वहाँ भी पैसा आपकी कंपनी में लग रहा है। अगरतला में भी बात हो रही है क्योंकि वहाँ से भी पैसा आपकी कंपनी में लग रहा है। अहमदाबाद में भी बात हो रही है, वहाँ से भी पैसा आपकी कंपनी में लग रहा है। देश में आपकी चर्चा होने लग जाएगी। और देखिए, बात तो उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, और वो बात तभी होती है जब आप बेस से बीएससी तक पहुँचते हैं, जिसका काम अजय जी ने किया। एमएसएमईज को सपोर्ट सिस्टम दिया। आप विकसित भारत को बनाने के लिए हमारा लक्ष्य अब वीक नहीं हो सकता है। आप लिस्टिंग और अपलिफ्टिंग के उस्ताद हैं। आप लिस्टिंग और अपलिफ्टिंग के उस्ताद हैं। अपने बिजी शेड्यूल की लिस्ट में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं कह रहा हूँ, इसको लघु मध्यम उद्योग वालों को, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसमैन जिसको जानते हैं उसको भेजो। ध्यान से 2 बार 3 बार सुने वीडियो को, है ना। इंस्टाग्राम तो देखता रहेगा जी, इसको 2-3 बार सुने, कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच सकता है। नंबर्स बताए
कि कितने रुपए में लिस्ट हुआ, क्या प्राइस पॉइंट था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया लिस्टिंग के बाद परफॉर्म करने से। तो आपको फिर याद दिला रहा हूँ, नीचे लिंक दिया है, आपकी फ्री कंसल्टिंग करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बड़ा विजन रखना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल्स हमारे को भेजिए, हमारी टीम आपको ऑफिस बुलाएगी या जूम कॉल पे फ्री कंसल्टिंग देगी। अजय ठाकुर जी की बातों को अपने जीवन में उतारिए। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने मित्रों के द्वारा करवाने के लिए, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।